नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है ये जून 2013 का सॉल्व्ड पेपर है, सोशल वर्क का तीसरा पेपर है, यानी थर्ड पेपर। पहले 3 पेपर हुआ करता था। फर्स्ट जो कॉमन होता था, सेकंड और थर्ड सोशल वर्क का होता था। सेकंड होता था 50 क्वेश्चन और थर्ड होता था 75 क्वेश्चन। तो अभी इस पेपर को मैं कवर करूँगा। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाता है और आप लोगों का पेपर नज़दीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो लेफ़्ट साइड में आपको इंग्लिश वाला दिखेगा क्वेश्चन और राइट साइड में हिंदी वाला दिखेगा। तो जिसका हिंदी है वो हिंदी वाले पे ध्यान देगा, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश वाले पे ध्यान देगा। तो पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट रेडफील्ड्स फेमस बुक, तो ये लिटिल कम्युनिटी है। इमोशनल डिसऑर्डर्स इन विच एन इंडिविजुअल रिमेन्स ओरिएंटेड टू रियलिटी बट सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक एंजाइटी। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में जितने हैं फोबियाज वगैरह ये सब आते हैं और ये न्यूरोसिस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वन ऑफ द फॉलोइंग थियरीज इज नोन एज ग्रोथ ओरिएंटेड थियरी। तो इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड थियरी में जो आएगा वो क्लाइंट सेंटर्ड थियरी आएगा। और क्लाइंट सेंटर्ड थियरी किसका है? कार्ल रोजर्स का है। साइकोएनालिटिक थियरी किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। एक्जिस्टेंशियल थियरी किसका है? सोरेन कीरगार्ड का है। और कॉग्निटिव लर्निंग थियरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी जीन पियाजे का है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अ कॉन्सेप्ट मेड मेजरेबल इज कॉल्ड। तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल यानी जो दो वेरिएबल के इंटरेक्शन के बीच में कोई तीसरा फैक्टर है जो काम आता है, उसको इंटरवीनिंग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपकी नींद पे हो सकता है आपने कॉफ़ी पिया है और आपके नींद पे उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, नींद आपकी भाग गई। तो कॉफ़ी और नींद के बीच में एक तीसरा इंटरवेनिंग फैक्टर ये भी हो सकता है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको एनवायरमेंटल कोई कंडीशन हो, जैसे रोड से गाड़ियाँ बार बार निकल रही हैं, आवाज़ आ रही है, उसकी वजह से ना हो, या कोई एनवायरमेंटल कंडीशन हो, तो उसको जो है रैंडमाइजेशन से कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, विच गवर्नमेंट बॉडी प्रमोट्स मेजर ऑफ फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स और गार्जियंस। मतलब ये है कि कोई जो दिव्यांग व्यक्ति है, इसमें हिंदी वाले में विकलांग लिखा है, जो कि ये पहले यूज़ होता था, अब यूज़ से बाहर हो गया है विकलांग, डेरोगेटरी वर्ड की वजह से, तो अब दिव्यांग यूज़ होता है। तो ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के जो अभिभावक है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में कौन ध्यान देता है और ये किस उसमें मिनिस्ट्री में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है एक नेशनल ट्रस्ट। तो नेशनल ट्रस्ट जो है उनका ध्यान देता है। तो नेशनल ट्रस्ट के बिहाफ पे जो भी एनजीओ है उनको दिया जाता है ऐसे बच्चों को रखने के लिए। द ऑथर ऑफ द बुक प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च सोशल वर्क पर्सपेक्टिव, ये किसका है? D.K. लालदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटैचमेंट फ्रॉम वर्क, इनएबिलिटी टू अकम्प्लिश गोल एंड इमोशनल डिस्चार्ज इज नोन एज बर्नआउट। बर्नआउट मतलब सपोज करो कि आप अपने किसी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में एडमिट हो और आपका नींद भी ठीक से पूरा नहीं हो रहा है, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रहा है बार बार, आपको सोशली कट ऑफ हो जा रहे हैं, तो एक कंडीशन आता है जब आप थक जाते हैं, तो उसी को इमोशनल जो है, जब आपको इमोशनल बर्डन होता है तो उसी को बर्नआउट इशू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, विच कॉन्फ्रेंस हैज़ ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये नाइन क्वेश्चन हो गया। 10th पे आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ सोशल पॉलिसी। तो सोशल पॉलिसी का एम क्या नहीं है? एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी तो है, यानी गरीबी ख़त्म करना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर यानी लोगों का कल्याण करना, ये भी है। परस्यू ऑफ इक्वालिटी, और इक्वालिटी यानी समानता को बढ़ावा देना, ये भी है। ये तीनों तो है, बट क्या इसमें नहीं है पूछा है तो बैलेंसिंग ट्रेड पॉलिसी। अग्रोफोबिया, अगोराफोबिया। अगोराफोबिया जो होता है वो भीड़ से डर को कहते हैं, और फोबिया जितना होता है, फोबिया मतलब डर, और अगोराफोबिया भीड़ से हो गया। और जो हाइट से होता है वो एक्रोफोबिया होता है, और निक्टोफोबिया होता है अंधेरे से। साइंटिफिक एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट थिंकिंग। अब इसमें हिंदी वाला देखना, इसको असंगत सोच नहीं है, हिंदी जो है इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये सुसंगत सोच होगा, सुसंगत सोच। इसको साइंटिफिक एटीट्यूड जो बेस्ड है, वो अगर आप लॉजिकल सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ही वो सुसंगत सोच उसी को बोलते हैं।
concentric circle theory associated with people's participation. Who defined statistics as the science of estimate and probabilities? तो ये बोडिंगटन ने डिसाइड किया था कि जो स्टैटिक्स है वो चीज़ों को जो है बहुत ही कम जगह पे और इतना रखता है कि जिससे आप एस्टिमेट लगा पाओ कम टाइम में, तो ये बोडिंगटन ने दिया था। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डेटा। तो रिग्रेशन जो है स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके थ्रू हम एवरेज निकालते हैं दो वेरिएबल का। 16 है आफ्टर पासिंग ऑफ अ बिल इन बोथ द हाउस, बिल है, आफ्टर पासिंग द बिल इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या है? पार्लियामेंट का जो राज्यसभा और लोकसभा, इनमें अगर पास हो गया देन आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट विद इन हाउ मेनी डेज द बिल शुड कम इनटू फोर्स, तो 30 दिन के अंदर बिल जो है इनैक्ट हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के डिटर्मिनेंट क्या है? ओनली 4 इज करेक्ट, यानी फर्टिलिटी। इसमें पूछा है जनसंख्या का निर्धारक क्या है, तो फर्टिलिटी है। इकोनॉमी, फैमिली, मैरिज, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी बेगर्स। स्टडी बेगर्स जो बोले जाते थे, 2-3 तरीके के बेगर्स होते थे। स्टडी बेगर्स एबल बॉडीड पुअर्स को बोला जाता था, और ऐसे भी होते थे जो है वाकई में डिसेबल्ड होते थे, तो उनके लिए कहाँ रखा जाता था, वो कंडीशन जो है उसको अलग अलग उसमें डिफाइन किया गया है। तो एबल बॉडीड बेगर्स को स्टडी बेगर्स कहा जाता था, जिनके लिए कुछ काम भी रखा जाता था। उसके बाद में रीचिंग इनसाइड द साइलेंस इज अ स्किल दैट रेफर्स टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट साइलेंस। 19 हो गया। अब हम आते हैं 20 पे। 20 है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनिशिएशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड टर्मिनेशन। एनकोडिंग क्या है? ये एनकोडिंग इसेंशियल फॉर सेंडर यानी जब कोई आप ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, जब आप मैसेज सेंड करते हो तो पहले लिखते हो कुछ, तो उसी को एनकोड करना बोलते हैं। उसके बाद में वर्ल्ड नो टोबैको डे अभी हाल फिलहाल में मनाया गया 31 मई को। इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हाट हैपेंस टू अ न्यूट्रल स्टिमुलस आफ्टर इट इज एसोसिएटेड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस, इट बिकम्स अ कंडीशनड स्टिमुलस। इमोशनली इंटेलेक्चुअल पर्सन कैन, तो वो क्या करता है? एक्यूरेटली परसीव इमोशंस, यानी भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति भाव वेगों का ठीक ठाक बोध कर सकता है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देखा होगा आपने छोटे छोटे से प्रॉब्लम में लोग जो है परेशान हो जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम से कोप नहीं कर पाते हैं, रोने लग जाते हैं। मुर्रे जी रॉस यानी MG रॉस सजेस्टेड 3 अप्रोचेस फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच एंड जेनेरिक कंटेंट अप्रोच। द थर्ड क्या है? तो प्रोसेस है। तो हमेशा याद रखना स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक है, उसके बाद जेनेरिक है और फिर प्रोसेस है। नेक्स्ट द डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? जो आपको अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं या हम लोग यूज़ करते हैं। हेल्प इंडिविजुअल कोप विद देयर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। यानी अपना एग्ज़ाम में फेल हो गए तो कहने लगे कि पेपर लीक हो गया, पेपर में ये धांधली हुई, पेपर में वो धांधली हुई, अगर नहीं भी हुई है तब भी, तो वो जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है? मेथड्स ऑफ प्लेसिंग पीपल इन द सोशल स्ट्रेटा। 27 क्वेश्चन के बाद 28 पे आते हैं। विदाउट वार्मथ द प्रोफेशनल सोशल वर्कर मे बी टेक्निकली करेक्ट बट थेरेपेटिकली इम्पोर्टेंट हैज़ बीन सेड। तो ये किसने कहा है कि व्यावसायिक कार्यकर्ता हार्दिकता के बगैर तकनीकी रूप से सही हो सकता है, परंतु चिकित्सीय रूप से नपुंसक, यानी बिना आपके वार्मथनेस के आप जो है प्रॉपर अच्छा काम नहीं कर सकते। तो ये गोल्डस्टीन ने कहा है। हु गेव द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी? द चाइल्ड, द एडल्ट, द पेरेंट। यानी चाइल्ड, एडल्ट, पेरेंट, ये 3 पर्सनालिटी के जो इन्होंने मॉडल दिए हैं वो कौन है? एरिक बर्न है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या करता है? एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स टू चेंज बिहेवियर। तो लर्निंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके एडाप्टिव बिहेवियर, माल एडाप्टिव बिहेवियर को रिप्लेस करता है। वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कंट्रीब्यूट अ लॉट फॉर द स्क्यूड सेक्स रेशियो। तो जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, इसने सेक्स रेशियो को घटाने का काम किया था। इसी वजह से PCPNDT एक्ट आया, प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट
तो ये आया था 1994 में, यानी जो गर्भ में ही बच्चे का लिंग जांच करके फिर उसको मार देते थे, तो उसको कम करने के लिए जो नया कानून बनाया वो पीसीपीएनडीटी एक्ट बोलते हैं उसको। इन विच ईयर द नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वाज अनाउंस्ड, तो 2001 में सीडा यानी कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये 1979 में हुआ था। व्हाट एक्ट डील्स विद इंटीमेट वायलेंस, तो इंटीमेट वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था? 2005 में। मार्जिनलाइजेशन ऑफ टारगेटेड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग देम फ्रॉम कम्युनिटी लाइफ एंड डिनाइंग एक्सेस टू रिसोर्सेज कॉल्ड स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इंटरनेशनल डे फॉर द डिसेबल्ड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ, तो दिसंबर में जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी मनाया जाता है, जिसको आईडीपीडी बोलते हैं, 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आरसीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में। द फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग वाज हेल्ड, तो एजिंग मतलब जो वृद्ध होने की अवस्था होती है उसकी स्टडी या उसके ऊपर जो काम किया गया, पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, असेंबली हुआ, वो ऑस्ट्रिया में हुआ, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया में फ़र्क है। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो कार्यकाल है चेयरपर्सन का वो 5 साल है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस आर इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, तो पार्ट 4 में है, जो सोशल जस्टिस और इनकॉर्पोरेटेड सोशल जस्टिस के बारे में जो बात करता है वो नीति निर्देशक तत्व बात करता है, पार्ट 4। उसके बाद में 41 है, परसीविंग समथिंग विच इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट इज कॉल्ड, जैसे वास्तविकता में प्रेजेंट नहीं है और वो आप देख रहे हो या वो आप सुन रहे हो, तो जो देख रहे हो उसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं, जो सुन रहे हो उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं, तो ये हेलुसिनेशन है। ओवरऑल हेलुसिनेशन के अंदर बहुत सारे हेलुसिनेशन होते हैं, तो ये साइकोसिस में यूजुअली होता है, मेंटल इलनेस में, तो ये पूछा गया है। नेक्स्ट है ओल्ड एज सर्वाइवर्स डिसेबिलिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अ सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाई, तो 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन कराते हैं पे फोकस करते हैं, एजुकेशनल और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन पे फोकस करते हैं और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन पे भी फोकस करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के। 44 है, द लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज ओरिजिनली प्रोपाउंडेड बाई, तो 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो दिया था वो दिया था अगस्त काम्टे ने। सैनेटोरियम मीन्स, तो सैनेटोरियम क्या होता है? इंस्टीट्यूशन फॉर ओपन एयर ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, तो जो सबसे ज़्यादा स्टिग्मा था ना टीबी का, तो टीबी को लेके ओपन एयर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया था जिसको सैनेटोरियम बोला गया है। अब इसमें ध्यान रखना, सैमेरिटन एक है, गुड सैमेरिटन, तो वो और ये शब्द मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो गुड सैमेरिटन उनको बोला जाता है जैसे रोड साइड कहीं एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, तो उनको गुड सैमेरिटन का जो है पुरस्कार दिया जाता है और उनको उनसे कोई पूछताछ वैसे नहीं होता है, अगर वो बताना चाहे तो बता सकते हैं। तो सैनेटोरियम क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन फॉर ओपन एयर ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस। ICD-10 का मतलब क्या है? द 10th रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जो अब 11th वर्जन आ चुका है ICD का, जिसमें सारे डिसऑर्डर के क्राइटेरिया दिए होते हैं। 47 है, एथिकल डायलेमाज इन सोशल वर्क, हमेशा एथिकल डायलेमा आता है कहीं कहीं, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, ये आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए इसका, और आपका जो टेम्परामेंट है वो ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए कि आप एथिकल भी हो, लीगल भी हो, बट कभी कभी एथिकल होता है बट लीगल नहीं होता है, ऐसा कंडीशन आता है। तो एथिकल डायलेमाज इन सोशल वर्क इंक्लूड्स इंस्टांसेस वेयर प्रैक्टिशनर्स फेस कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस, जो अभी मैंने बताया कि परस्पर विरोधी कर्तव्य या दायित्व के बीच में जो है डायलेमा आता है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही समझदारी से काम लेना होता है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल पॉलिसी इज आउटलाइन, तो सोशल पॉलिसी किस में है? पार्ट 4 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मिलान करने वाला है डेट का, अल्जाइमर डे, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो अल्जाइमर डे जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये अल्जाइमर डे का है, और वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है 24 मार्च को, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को।
50 पे देख लेते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। इस इधर स्कॉलर्स दिए हैं, उनका मॉडल क्या है, तो विलियम रीड का क्या मॉडल है, विलियम रीड का मॉडल है टास्क सेंटर्ड मॉडल। एफ हॉलिस का कौन सा मॉडल है, साइको सोशल मॉडल, तो साइको सोशल का फ्लोरेंस हॉलिस नाम है इनका। उसके बाद में जॉक रैथमैन का लोकेलिटी डेवलपमेंट और एच पर्लमैन का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिए। बाकी ये दोनों तो लगभग सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिलान का है, ये एक गलती से एक एरो लग गया है, ध्यान रखना, इसको इग्नोर करना। सिगमंड फ्राइड का क्या है, साइको एनालिसिस। योगेंद्र सिंह का क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जी.आर. बनर्जी का क्या है, सोशल केस वर्क। और सुंदरलाल बहुगुणा एनवायरमेंटल मोमेंट, चिपको मोमेंट जो हुआ था वो सुंदरलाल बहुगुणा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इनकी सुंदरलाल बहुगुणा जी की डेथ भी हो गई है, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट इधर ऑथर का नाम दिया हुआ है, इधर उनके टाइटल दिया है। तो एच.वाई. सिद्दीकी का क्या है, वर्किंग विद कम्युनिटीज़। एस.के. खिंदुका का क्या है, सोशल वर्क इन इंडिया। मुरली देसाई का क्या है, आइडियोलॉजीज एंड सोशल वर्क, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी एनालिसिस। ग्रेस मैथ्यू का है इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 51 पे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। रीज़न है टू कीप द एडवांसमेंट गिविंग सम ऑफ इट्स नेगेटिव इम्प्लीकेशन नीड टू बी अंडरस्टूड एंड डील विद। तो ये कह रहा है कि प्रगति के आगे बढ़ते रहने के लिए उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव को समझना और उनका निराकरण करना पड़ता है। तो जटिलता तो होती है जिनको नहीं पता है, बट जो है अगर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पता है तो आप सस्टेन भी कर सकते हैं और बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से सोशल मीडिया का यूज़ मिसयूज़ दोनों होता है। तो ये एंड आर बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का 54, सोशल वर्कर्स शुड मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद क्लाइंट ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई कॉन्टैक्ट रिजल्ट इज इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आई कॉन्टैक्ट बेहतर होगा तो आप उसकी बहुत सारे एक्सप्रेशंस को समझ भी सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही है। असर्शन रीजन है 55, देयर इज नो वैक्सीनेशन फॉर एड्स बिकॉज द एड्स वायरस फ्रिक्वेंटली चेंजेस इन जेनेटिक कोड। तो एड्स का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है और जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन उसमें चेंजेस लाता है, तो इसीलिए अभी तक लाइलाज है। तो इससे सिर्फ बचाव ही इसका उपचार है। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, आर एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 56 है सोशल डायग्नोसिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस। तो बिल्कुल सही है, सोशल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है सोशल केस वर्क प्रोसेस के लिए, बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दैट गिव्स डायरेक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू। नेक्स्ट है 57th, assertion है कोड ऑफ एथिक्स इज अ प्री रिक्वेसाइट फॉर अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कोड ऑफ एथिक्स, बिकॉज सोशल वर्क वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स मीन्ड फॉर ट्राइबल हैव नॉट प्रोड्यूस्ड डिजायर्ड रिजल्ट because lack of political will and administrative commitment are held as the major reason for steady progress of tribes in India। तो दोनों सही है, क्योंकि नियम कानून तो बना दिए जाते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये क्वेश्चन रिपीट है जो 58 है। उसके बाद 59 है क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न बट मेड बिकॉज सोशल इन्वायरमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन कमिटिंग क्राइम। तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये बॉर्न क्रिमिनल्स जो कहते हैं वो सदरलैंड कहते हैं, और एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बनता है उसके लिए एक और क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं। 60 पे आ जाते हैं सोशल लेजिस्लेशन आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ assuring social change is in given society because when social legislations are within limitations and loopholes they fail in bringing the expected social change in given society। तो ये भी दोनों सही है। कहता है कि जो पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आचार 60 है सामाजिक कानून समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावपूर्ण साधन है, लेकिन जब सामाजिक कानूनों में कमियां और सीमितताएं होती हैं तो वह दिए गए समाज में अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन लाने में असफल होती है। तो यानी एक बेहतर कानून ही समाज को बदलने में मदद करता है। तो ए और आर दोनों सही है। 61 फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च अरेंज द स्टेप्स। तो इसमें सोशल रिसर्च के जो है स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं,
उसके बाद में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम प्रोसेस और उसका एनालिसिस करते हैं, देन रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन ऑर्डर इन विच दे वर इनेक्टेड, यूज द कोड्स गिवन बिलो। तो फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1948 में। उसके बाद में फोर्थ है प्लांटेशन लेबर एक्ट, उसके बाद में इंडियन माइंस एक्ट, और फिर शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67। द स्टेटमेंट्स दैट एज वेरिएबल अ चेंजेस देयर विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन वेरिएबल बी डिमॉन्स्ट्रेट्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इसको कर्वीलिनियर बोलते हैं, वक्र रेखीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थेरेपी। तो गेस्टाल्ट थेरेपी फ्रिज पल्स का है, एफ पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट कौन नहीं है? तो नेम ऑफ द सोसाइटी, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। व्हाट टाइप्स ऑफ एविडेंस कैन ओनली बी गिवन टू अ कोर्ट बाई एन एक्सपर्ट। तो ओपिनियन दिया जाता है एक एक्सपर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पैसेज है इसमें पैसेज बेसिकली CSR पे दिया है, नहीं CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। CSR 2% दिया जाता है, किसी भी कंपनी के आय का 2% वो अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए खर्चा करेगा, ऐसा कानून बनाया गया है। तो उसी CSR के पैसे से बहुत सारी आप देखते हो कंपनीज़ हैं जो सोशल वर्क या सोशल फील्ड में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं वेलफेयर के लिए। तो 71 है आफ्टर लिबरलाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर पब्लिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड बिजनेस वर्ल्ड। तो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर मस्ट प्ले अ वाइडर एंड मोर एक्सपेंसिव सोशल रोल। वाई शुड कॉर्पोरेट एंड बिजनेस वर्क फॉर सोसाइटी? Because corporate consider themselves an integral part of the society and therefore act in socially responsible way। तो ये गांधीयन फिलॉसफी पे है कि आप जो समाज से इतना जो है काम ले रहे हो और हवा पानी ले रहे हो, समाज मतलब फैक्ट्रीज लगाते हो तो उससे पोल्यूशन होता है, उसका कोई जो है कॉस्ट नहीं पे किया जा सकता। प्लस ये है कि मान लिया आपके यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो आपको श्रमदान दे रहा है, लेकिन उसके श्रम का कोई ऐसे मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, आप जरूर सैलरी देते हो। तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के हित में भी काम करो अपने इनकम का 2% निकाल के। तो इसलिए CSR दिया जाता है। हाउ कैन CSR इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड बी मैनेज? तो देयर शुड बी अ सेपरेट विंग और डिपेंडेंट टू मैनेज CSR। तो इसीलिए सोशल वर्क में एक CSR भी जो है स्पेशलाइजेशन होता है। 74 है व्हाट स्किल्स अ CSR प्रोफेशनल शुड हैव टू इफेक्टिवली डिलीवर द सर्विसेज टू सोसाइटी। तो बिजनेस स्किल कंबाइंड विद पीपल एंड टेक्निकल स्किल्स। 75 है व्हाट शुड बी द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ CSR प्रोफेशनल्स। ये कह रहे हैं कि एक CSR जो प्रोफेशनल है उसके अंदर क्या जो है एबिलिटी और क्या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ द हो जाएगा। अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल इन कम्युनिटी, हार्नेसिंग द डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, यानी समुदाय में विविधता को काम में लाना, समुदाय में लोगों की क्षमता का निर्माण, समुदाय को समझना, ये सारी एबिलिटी होनी चाहिए एक CSR प्रोफेशनल में। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो मतलब समझ में आ रहा है, अच्छा लगने इन द सेंस कि आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है और ऐसे और वीडियोस आप चाहते हो और क्लासेस चाहते हो तो आप बताओ। अदरवाइज़ तो फिर ये है ना कि बहुत अच्छे रिस्पांस नहीं आएंगे तो इसको फिर कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। और अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आप लोगों का, तो टाइम मत ख़राब करो, इस एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनिशिएटिव कैसा लगा और आपको इसमें अगर कोई सुधार की ज़रूरत लगती है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक की ज़रूरत लगती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम को ज्वाइन करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।